students. I am Mr. Ahmed Sheikh is here. Now we will continue the chapter. The heading of the chapter is The Battle of Buxar, 1764. The Battle of Buxar, October 1764, was fought between the forces under the command of the British. यानी कि बक्सर की जो लड़ाई हुई किसके दरमियान में? was fought between the forces under the command of the British. यानी कि forces under the किसके कमांड में? ब्रिटिश के कमांड में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द वन साइड, और दूसरी ओर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कमांडर्स के दरमियान में ये जंग लड़ी गई, ये युद्ध लड़ा गया. एंड द कंबाइंड आर्म्स, और जो आर्म्स थे, आर्मीज वो एक साथ मिलके ऑफ मिस्टर कासिम, यानी कि कासिम की जो आर्मी थी, द नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, एंड शाह आलम और शाह आलम सेकेंड द मुगल एम्परर, यानी कि मुगल राजा. द बैटल, यानी कि इन तीनों ने एक साथ मिल करके वो जंग लड़ी. द बैटल फॉट ऑफ बक्सर, बिहार, ए टाउन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगेज रिवर, यानी कि जो बैटल या लड़ाई जो है लड़ी गई बक्सर की, और ये बक्सर जो है बिहार में आता है. एक टाउन है जो कि स्थित है कहाँ पर? गंगा के किनारे, गंगा नदी के, दरिया के किनारे. वॉज ए डेसिसिव बैटल, और ये निर्णायक लड़ाई थी. वन बाय द फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि तुम्हारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको जीत लिया. यानी कि जो बक्सर की लड़ाई थी वो तीनों नवाबों ने मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध किया, और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को विक्ट्री प्राप्त हुई. इन 1765, यानी कि 1765 में, बोथ शाह आलम एंड शुजाउद्दौला, दोनों शाह आलम और शुजाउद्दौला, साइन द ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद विद द इंग्लिश विक्ट्री. ट्रेटी, संधि, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के इलाहाबाद की जो संधि थी उस पर उन्होंने साइन किया. लॉर्ड क्लाइव अंडर दिस ट्रेटी, यानी कि लॉर्ड क्लाइव के अंडर में ये संधि, द कंपनी गॉट द राइट्स टू कलेक्ट द दीवानी, कंपनी को जो है दीवानी कलेक्ट करने का राइट मिल गया इस संधि के कारण. दैट इज द रेवेन्यू, यानी कि राजस्व, फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, और ये कहाँ से प्राप्त होने लगा? बंगाल, बिहार और ओडिशा से. द नवाब ऑफ अवध paid ₹30 lakhs to the company to retain his नवाबशिप, यानी कि अवध का जो नवाब था अपनी नवाबशिप को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उसने ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 30 लाख रुपये पेड किए. ऑन द कंपनीज इंस्टेंस, यानी कि कंपनी के उदाहरण के तौर पर. ही ऑल्सो एग्रीड, उसने साथ ही साथ कबूल भी किया, टू गिव द एरियाज ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के एरिया को देने के लिए, एंड कारा टू द मुगल एम्परर, साथ ही साथ इलाहाबाद और कारा के कुछ हिस्से या कुछ एरिया मुगल बादशाह ने उनको देने का करार किया, एग्री किया. शाह आलम, और वो बादशाह का नाम या नवाब का क्या था? शाह आलम था. द नवाब ऑफ अवध बिकेम टोटली इन
इंडिपेंडेंट अपॉन द कंपनी। अब जो है अवध का जो नवाब है वो पूर्णतः कंपनी पर निर्भर रहा या निर्भर हो गया। अब हेडिंग दूसरा है द एंग्लो मैसूर वॉर्स। द एंग्लो मैसूर wars were a series of wars fought in India over the last 3 decades of the 18th century between the Kingdom of Mysore and the British East India Company. The Anglo-Mysore जो वार है, युद्ध है, ये एक तरह से युद्ध की सीरीज थी जो कि लड़ी गई किसके दरमियान में, ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ मैसूर के दरमियान में लड़ी गई। और ये लड़ाई जो है 3 दशकों तक चली। अब हेडिंग तीसरा है व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी कन्फ्रंट विथ मैसूर। कन्फ्रंट कंपनी क्या आता है? मैसूर had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799। यानी कि मैसूर had grown in strength, मैसूर जो है अपने ताकत में बहुत ही बड़ा हो गया, विशाल हो गया या विशाल था। अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स, और किसके लीडरशिप के अंडर में? हैदर अली के अंडर में वो मैसूर जो है एक विशाल ताकत के तौर पर उभरा, जिसने मतलब कि हैदर अली ने शासन किया कब से कब, कहाँ से कहाँ तक का, फ्रॉम 1761 टू 1782। और उसका लड़का एंड हिज सन टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1782 टू 1799। यानी कि टीपू सुल्तान ने भी शासन किया और उसका शासन का दौर था 1782 टू 1799। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। मैसूर जो है एक प्रॉफिटेबल फायदेमंद ट्रेड था मैसूर के मालाबार कोस्ट में। वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डामोम, जहाँ पर कंपनी ने गोल मिर्च और इलायची खरीदना शुरू किया था कंपनी ने। इन 1785 में टीपू सुल्तान स्टॉप्ड, टीपू सुल्तान ने रोक दिया द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, यानी कि जो एक्सपोर्ट होता था बाहर जो माल जाता था उसको टीपू सुल्तान ने रोक दिया। कौन कौन से तुम्हारा चीज़ों पर? सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डामोम, यानी कि सैंडलवुड संदल की लकड़ी, पेपर गोल मिर्च और कार्डामोम इलायची, थ्रू द पोर्ट्स ऑफ द किंगडम, उन बंदरगाह पर से उसको रुकवा दिया। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और जो लोकल मर्चेंट थे उनको जो है डिसअलाउ किया कि कंपनी से व्यापार मत करिए। टीपू सुल्तान हैड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड ए क्लोज रिलेशनशिप, टीपू सुल्तान ने भी एक नज़दीकी रिलेशनशिप स्थापित किया विद द फ्रेंच, किसके साथ? फ्रेंच इन इंडिया, भारत में। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और फिर उसने अपनी आर्मी को जो है और बेटर किया फ्रेंच के सहायता से। द कंपनी सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, कंपनी ने देखा कि टीपू और हैदर जो है महत्वाकांक्षी हैं, एरोगेंट अभिमानी, एंड डेंजरस और बहुत ही खतरनाक, रूलर्स शासक
यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये देखा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, अभिमानी और खतरनाक शासक थे, हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश्ड। उनको जो है नियंत्रित करना और उनको जो है क्रश करना बहुत ही जरूरी था। 4 wars were fought with मैसूर। मैसूर के साथ जो है 4 युद्ध लड़े गए। कौन कौन से ईयर में? 1767 to 1769 and 1780 to 1784. The third one is 1790 to 1792 and last one is 1799. At last in the battle of सेरिंगापट्टनम, यानी कि सेरिंगापट्टनम की लड़ाई में द कंपनी अल्टीमेटली गॉट ए विक्ट्री। कंपनी जो है उन पर विजय प्राप्त किया। किन पर? टीपू सुल्तान और हैदर अली पर। टीपू सुल्तान वाज किल्ड। टीपू सुल्तान को मारा गया या कत्ल किया गया। डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, यानी कि उसके कैपिटल को डिफेंड करते हुए उस टीपू सुल्तान का कत्ल किया गया या टीपू सुल्तान को मार दिया गया। मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द उडियर्स and a subsidiary alliance was imposed on the state. Now I will tell about this line afterwards. Okay, thank you. Now we will continue this chapter. The heading of the paragraph is as Anglo-Maratha Wars, struggle with the Marathas. Anglo-Maratha Wars यानी कि एंग्लो मराठा युद्ध, स्ट्रगल विद द मराठास, मराठा के साथ संघर्ष। द वार बिटवीन द मराठा पीपल एंड ट्रूप्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वेर नोन एज एंग्लो मराठा वार, यानी कि जो युद्ध है द वार बिटवीन द मराठा पीपल, यानी कि ये जो युद्ध है हुआ था वो किसके दरमियान में हुआ था? मराठा लोगों एंड ट्रूप्स ऑफ द इंग्लिश सैनिकों के दरमियान में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंग्लिश सैनिक थे उनके दरमियान में ये युद्ध हुआ था। उसी को क्या कहते हैं? एंग्लो मराठा वार कहते हैं। बाय द लेट 18th century, 18th century के बाद द मराठा हिंदूज डिवाइडेड इनटू ओवर 90 clans, यानी कि जो मराठा हिंदूज थे वे 90 कुलों में बट गए एंड हैड फॉर्म्ड एन अनईजी कॉन्फिडेरेसी दैट बिकेम ए सिग्निफिकेंट फोर्स इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। और फिर जो है उन्होंने फॉर्म किया, क्या? एक महासंघ फॉर्म किया। किसने? हिंदुओं ने। दैट बिकेम ए सिग्निफिकेंट फोर्स, जो कि एक महत्वपूर्ण फोर्स मानी गई। इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, उत्तरी और मध्य भारत में। राइवलरीज बिटवीन चीफ्स were exploited by the British. प्रतिद्वंदता किसके दरमियान में? चीफ के दरमियान में। were exploited, शोषित हुआ। by British, यानी कि ब्रिटिशों द्वारा जो है शोषित किया गया। in the second war, दूसरे महायुद्ध में सर आर्थर वेलेस्ली लेट ड्यूके ऑफ विलिंगटन, जो कि तुम्हारा लेट ड्यूके ऑफ विलिंगटन था,
वन द बैटल्स ऑफ असाई एंड एरागॉन, उसने जो है एरागॉन और असाई की युद्ध को जीता था। द चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर वॉज रिन्यूड इन 1813, और उसको जो है नए सिरे से रिन्यू किया गया। कौन सेशन में? 1813 में। When no further British acquisitions were envisaged, परिकल्पित, when no further, आगे no further, आगे कुछ भी नहीं, ब्रिटिश एक्विजिशन, अधिग्रहण, were envisaged, परिकल्पित थे। बट इन 1817 यानी कि 1817 में कंपनी ट्रूप्स, कंपनी के जो सैनिक थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स इन्वेडेड, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है आक्रमण किया मराठा किंगडम्स, मराठा राज्यों पर, एंड फाइनली मेड ब्रिटिश पावर डोमिनेंट विद इन द सब कॉन्टिनेंट, और फिर आखिरकार ब्रिटिश शक्ति को प्रमुखता से सब कॉन्टिनेंट में, उपमहाद्वीप में अपना परचम लहराया। नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ।